नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में। मैं हूं अकरम जैदी। आइए नजर डालते हैं मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों पर। अगली खबर बिजनौर से है। यह पूरा मामला धामपुर शहर का है। यहां के नगीना चौराहे पर बुधवार को ट्रैफिक पुलिस ने बिना रजिस्ट्रेशन संचालित ई रिक्शा के खिलाफ अभियान चलाया। इस बीच 12 से अधिक रिक्शाओं को थाने में खड़ा कर दिया गया। टीएसआई अरविंद कुमार तिवारी ने बिना नंबर प्लेट आ रही एक ई रिक्शा को रोक लिया। उसके चालक ने रिक्शा तो रोक ली, लेकिन टीएसआई ने जब रिक्शा साइड में लगाने के लिए कहा तो रोडवेज बस अड्डे की तरफ तेजी से भाग गया। जैसे ही टीएसआई ने ई रिक्शा को दौड़कर पकड़ने का प्रयास किया तो तभी डिवाइडर के पास सड़क पर गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें काफी चोट लग गई। इस बीच चालक ने ई रिक्शा को दौड़ा दिया। वहीं टीएसआई ने एक बाइक को रोककर उसका पीछा किया, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। बाद में रिक्शा को थाने में लाकर पुलिस कस्टडी में दे दिया। मामले में चालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि चोट लगने से घायल हुए टीएसआई का इलाज निजी अस्पताल में कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह और खुशी का माहौल है। पीएम नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर बुधवार को लाल कुर्ती में भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर पीएम मोदी के 75 वर्ष पूरे होने पर न केवल 75 किलो के लड्डू का केक काटा, बल्कि क्षेत्रवासियों को खाद्य पदार्थ और अनाज भी निःशुल्क मुहैया कराया। कार्यक्रम के दौरान कैंट विधायक अमित अग्रवाल, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, निवर्तमान सांसद राजेंद्र अग्रवाल, निवर्तमान विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल, भाजपा नेता कमलदत्त शर्मा, नीरज मित्तल, विशाल कन्नौजिया, आलोक रस्तोगी, अमित कन्नौजिया, रविंद्र पासी, राहुल सोनकर, मन्नू लाल, वार्ड अध्यक्ष सुरेश कुमार उर्फ बंटी भाई का विशेष योगदान रहा। इस दौरान सुरेश शर्मा ने बताया कि हर साल की भांति इस वर्ष भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जो आने वाले सालों में भी मनाया जाता रहेगा। जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मन्नू लाल जी द्वारा किए जा रहे इस कार्यक्रम, सर्वप्रथम मैं सभी देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। आज हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर इस उपलक्ष्य में हमारे लालकुर्ती क्षेत्र में छावनी मंडल में ये भव्य आयोजन किया गया। ये प्रत्येक साल किया जाता है, जिसमें हमें जरूरतमंदों को आटे के कट्टे वितरण किए जाते हैं, लड्डू वितरण किए जाते हैं। और आज हमारे माननीय श्री अरुण गोविल जी, मेरठ हापुड़ लोकसभा के सांसद, जो कि रामायण भेंट स्वरूप रामायण भेंट करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में आए हमारे माननीय अमित अग्रवाल जी, विवेक रस्तोगी जी, महानगर अध्यक्ष जी, और पूर्व महानगर अध्यक्ष करुणेश नंदन गर्ग जी, छावनी परिषद मनोनीत सदस्य श्री डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा जी संरक्षक के रूप में रहे। इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम जो किया जाता है, जिसमें इनकी उपलब्धियां, ये हर किसी का नहीं होता। राजा महाराजाओं ने, बड़े बड़े हमारे प्रधानमंत्री ने काम किए, लेकिन जन्मदिन इन्हीं का क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इन्होंने 500 वर्षों से हमारे टेंट में रहे, राम लला जी की मूर्ति को एक भव्य रूप दिया। दूसरा ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें हमारे पर्यटक की निर्मम हत्या कर दी गई आतंकवादी, पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा। और पाकिस्तान जो कहता था कि हमारे पास परमाणु बम है, इसे मिट्टी में मिला देंगे 2 मिनट में, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें 20 मिनट के अंदर अंदर उनके घुटनों को टेक कर दिया। अगली खबर आ रही है ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा में सुबह निजी कंपनी की बस सवारियों को लेने जा रही थी, तभी उसमें अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने बस को रोककर कूदकर जान बचाई और पुलिस और फायर ब्रिगेड को फोन किया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी के घटनास्थल पर पहुंचने तक आग तेजी से फैली और बस को पूरी अपनी चपेट में ले लिया और बस धू धू कर जलने लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस जलकर खाक हो गई थी। बस में कोई सवारी न होने के कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया। यह बस सुबह यात्रियों को लेने जा रही थी। जब बस सूरजपुर कस्बे के पास पहुंची, तब बस में से चिंगारियां निकलने लगी और बस को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। बस में लगी आग को देखकर ड्राइवर ने बस से कूद अपनी जान बचाई। लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस जलकर खाक हो गई थी। बस में कोई सवारी न होने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई है। फायर ब्रिगेड के अधिकारी आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं। मेरठ के कोतवाली थाना क्षेत्र के सराय बहलीम में मंगलवार रात को मकान के विवाद को लेकर बवाल हो गया। पड़ोसी युवक ने कहासुनी के बाद युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि विवाद मकान बनाने को लेकर हुआ था। पहले दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और उसके बाद आरोपी युवक ने अचानक चाकू निकालकर वार कर दिया।
हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। सराय बहलीम का रहने वाला दानिश चाकू लगने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को पड़ोसियों ने तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। घटना के दौरान मारपीट और चाकूबाजी की तस्वीरें पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हमारे मोहल्ले में 4 का मकान बन रहा है, ये दादा है, वहां पे काम करवा रहे थे। अब एक लम्बा आया, छोटे का लम्बा सारी का नाम है, बदतमीजी करने लगा, खामोखा काम नहीं हो रहा था, तो खामोखा चरस वरस की बदमाशी दिखाता वहां पे। अब गाली गुप्तार बदतमीजी करी। अब इतने भैया आ गया, उनने क्या बोले बदतमीजी कर रहा, अब इतने में निकाल छुरी और छुरी बजानी चालू कर दी। मेरठ में गुरुवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जीआईसी के मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन भाजपा से मेरठ हापुड़ सांसद अरुण गोविल, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, निवर्तमान सांसद राजेंद्र अग्रवाल, भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, कमलदत्त शर्मा ने फीता काटकर किया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने बताया कि यह प्रदर्शनी 17 सितंबर से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर तक चलेगी। सांसद अरुण गोविल ने बताया कि इस चित्र प्रदर्शनी को लगाने का उद्देश्य आम नागरिकों को भारत सरकार एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना और उन्हें सेवा कार्यों में सक्रिय भागीदारी हेतु प्रेरित करना है। मेरठ में हर वर्ष की तरह इस बार भी भैंसाली मैदान में लगने वाली श्री रामलीला का भव्य मंचन आने वाली 21 सितंबर से शुरू होगा, जिसके एक दिन पूर्व 20 सितंबर को भगवान शंकर की भव्य बारात निकाली जाएगी। इस वर्ष रामलीला को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उक्त जानकारी गुरुवार को श्री रामलीला कमेटी मेरठ छावनी के सदस्यों ने प्रेस वार्ता में दी। कमेटी के महामंत्री गणेश अग्रवाल ने बताया कि रामलीला के आयोजन में इस बार आकर्षण का केंद्र विशालकाय मंच रहने वाला है, जिसे रामलीला कमेटी मेरठ छावनी के लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली रामलीलाओं में सबसे बड़ा मंच बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस बार मंच की चौड़ाई 120 फुट रहेगी, तो वहीं इसकी चौड़ाई 48 फुट रहेगी। इसी मंच के ऊपर 30 फुट का एक विशालकाय सूर्यवंश श्री राम का महल भी तैयार किया जा रहा है, जिसे कोलकाता के कारीगर तैयार कर रहे हैं। वहीं दशहरा के पर्व पर इस बार दिल्ली की एक हाईटेक टीम एक लेजर शो भी कराएगी, जो कि आज तक किसी रामलीला में नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा इस बार ड्रोन शो भी दशहरा वाले दिन आकर्षण का केंद्र रहेगा। इसके साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए मैदान के पीछे एक मेले की भी व्यवस्था की गई है। हमारे यहाँ गत करीब 66 वर्षों से रामलीला का आयोजन होता रहा है। इस बार भव्य एवं आकर्षक रूप से रामलीला का आयोजन कराया जा रहा है और भव्य तरीके से तैयारियां चल रही है। ये आप यहाँ भी देख सकते हैं, और वैशाली मैदान अयोध्यापुरी इसका नाम रखा गया है, वहाँ भी भव्य रूप से तैयारियां चल रही हैं। 125 फीट बाई 50 फीट का मंच तैयार कराया जा रहा है, जिस पर लगभग 30 फीट ऊंचा अयोध्या रूपी महल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें रुड़की के, आगरा के और दिल्ली के और कलकत्ता के कलाकार लगे हुए हैं इसे मूर्त रूप देने में। इसके अलावा उसमें बीच में 12x32 की एक एलईडी होगी, वे साइडों में 12x16 की 2 एलईडी होंगी। रामलीला में नया जो होगा, एक तो महल बनाया जा रहा है मंच पर, सेट जो बनाया जा रहा है अयोध्या का। इसके अलावा विजयदशमी के पर्व पर ड्रोन शो और लेजर शो का 45 मिनट का कार्यक्रम होगा, जो आकाश में रामायण का चित्रण करेगा। इसके अलावा 3 पुतले 120 फीट का, 110 फीट का, 100 फीट के और आकर्षक आतिशबाजी होगी। ये खबर भी मेरठ से आ रही है। ट्रांसपोर्टर्स ने जीएसटी को लेकर एक बैठक की है, जिसमें कहा गया कि एक तरफ सरकार ने जीएसटी कम करके भले लोगों की टेंशन कम कर दी हो, लेकिन ट्रांसपोर्टरों की समस्या जैसी की तैसी है। व्यापारियों का कहना है जीएसटी कम हुई तो ट्रकों का भाड़ा भी कम होना चाहिए। इस बारे में ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि टोल और डीजल के रेट और व्यवसाय में कड़ी स्पर्धा होने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर आज यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हुई बैठक में कहा गया कि जीएसटी कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार है। बैठक में कहा गया कि जीएसटी कम होने से ट्रांसपोर्टरों को बहुत लाभ हुआ है। मोटर लाइन में स्पेयर पार्ट्स और टायर्स की कीमत तो घटी है। हमारी गाड़ियां प्रतिदिन हजारों किलोमीटर का सफर तय करती हैं, जिसमें टोल और डीजल का खर्च सबसे ज्यादा होता है। मेरठ से कोलकाता का किराया 65,000 रुपए है। इसमें 22,000 रुपए केवल टोल और बाकी डीजल का खर्चा है। इसके अलावा कई खर्चे हैं। एक ट्रक पर बचत अब बेहद कम हो गई है। सरकार से निवेदन है कि टोल कम करें और डीजल को भी जीएसटी में लाएं। बैठक में अमरदीप पिंकी चिन्योटी, पंकज अनेजा, समीर कोहली, ताहिर इस्लाम, सुनील कुमार, अमित नैयर, दिव्य बुद्धि राजा, इंद्रेश कुमार, यशोब रॉय और जसविंदर सिंह मौजूद थे। जीएसटी कम करने पर आभार व्यक्त करने के लिए मीटिंग बुलाई गई और प्रार्थना करना चाहते डीजल को जीएसटी में ले। जो सरकार ने जीएसटी में 28 से 18% किया है, उसमें सिर्फ स्पेयर पार्ट्स पर और टायर पर थोड़ी सी कीमत कम हुई है।
हमारी प्रार्थना है कि डीजल को जीएसटी में लिया जाए और टोल को कम किया जाए ताकि ये व्यवसाय बच सके। जिस रेशो में रिडक्शन आएगा हमारे से ट्रांसपोर्टर भाई और हम लोग मीटिंग करके जो बेनिफिट टू बेनिफिट होगा भाड़ों में रिलीफ करने की। मेन प्रॉब्लम हमारे साथ डीजल और टोल की है। हमारा जीएसटी 12% से 18% पे आ गया है। उसका फायदा हमें आगे कहीं नहीं मिल रहा। हमारे लिए महंगाई बढ़नी है, हमारे लिए इन्फ्लेशन हमारा नहीं आया, हमारे लिए महंगा हुआ है। महंगाई कम होगी पर हमारे लिए वो चीज नहीं आ पाई। हम टोल और डीजल पे डिपेंडेंट है, उस पर कोई फर्क आया नहीं है। हमारे जो जीएसटी हम 12% आगे लगाते थे, अब वो हमें 18% लगानी पड़ेगी। उससे हमारे लिए तो कोई महंगाई, हमारे लिए तो महंगाई आई। अपना जिला की टीम आज मेरठ के सिवाया के प्रतिष्ठित वेद इंटरनेशनल स्कूल पहुंची। इस दौरान स्कूल के चेयरमैन चौधरी अजीत सिंह ने टीम का परिचय स्कूल के पूरे स्टाफ से कराया। फिर तकनीकी टीम ने स्कूल के समस्त स्टाफ को बताया कि कैसे अपना जिला की ऐप से आप अपना जॉब करते हुए भी ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। इस एक ऐप में सारा बाजार सिमट कर आ गया है, जिसमें ग्राहकों के लिए बेहद शानदार ऑफर भी हैं। ऑनलाइन परचेजिंग से परेशान दुकानदारों के लिए यह ऐप जीवनदायिनी बनकर आई है और महानगर की भागदौड़ वाली जिंदगी में इस ऐप को डाउनलोड करने वाले ग्राहक को सारा मार्केट एक क्लिक पर मिल जाएगा और साथ ही अच्छा रिटर्न भी। साथ ही इस ऐप के जरिए किसी भी स्कूल के टीचर्स को अपने इंस्टीट्यूशन के प्रमोशन का भी सुनहरा मौका मिलेगा। उनके पेरेंट्स के लिए भी ये शानदार ऐप है जो अपने बच्चों के लिए वेद इंटरनेशनल स्कूल जैसे शिक्षण संस्थान की तलाश में रहते हैं। इस मौके पर प्राचार्य राजेंद्र गुप्ता, एकेडमिक हेड अखिलेश मिश्रा व डायरेक्टर सलीम भी मौजूद रहे। अगली खबर बुलंदशहर के खुर्जा थाना क्षेत्र के वाजिदपुर क्षेत्र से है, जहां एक 22 महीने की बच्ची की पोखर में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बता दें कि बुधवार को मासूम अलीना खेलते खेलते पोखर के पास पहुंच गई, जिसके बाद पैर फिसलने से वो पानी में जा गिरी, जिसमें डूबने से उसकी मौत हो गई। कल से ही बच्ची की तलाश की जा रही थी, जिसके बाद गुरुवार सुबह को बच्ची का शव पोखर में तैरता मिला। वहीं शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कल शाम को गायब हुई अपनी माँ के साथ गई, फिर आई ना। हाँ, मैंने क्या सब नहीं देखा, जिसको भी मालूम पड़ा फिर पुलिस को फोन करा। अब पानी खिलाया, जब सुबह निकली है पानी। 22 महीने की। बुलंदशहर में उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब एक महिला ने पति के दूसरे निकाह से शुभ होकर दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि देहात कोतवाली क्षेत्र के किदवाई नगर में रहने वाली रेहाना ने अपने पति इमरान से तंग आकर मकान की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। इस दौरान नीचे खड़े लोगों का जमावड़ा लगा रहा। वहीं मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने महिला को बचाने की कोशिश की, लेकिन महिला के पैरों में गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद महिला को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। रेहाना का आरोप है कि 7 साल पहले इमरान से निसंतानता के चलते दूसरा निकाह कर लिया था। तब से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। यह मामला कोर्ट में भी चल रहा है। बुधवार को भी महिला तारीख करके कोर्ट से ही लौट रही थी। मेरठ की लोहियानगर थाना क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी में दबंगई का मामला सामने आया है। सामान लेने निकले बीएसएफ के आरक्षी हिमांशु यादव को स्थानीय दबंगों ने जमकर पीटा और गले से चेन भी छीन ली। घटना के बाद पीड़ित फौजी ने न्याय की गुहार एसएसपी ऑफिस में लगाई है। लोहियानगर का रहने वाला हिमांशु यादव बीएसएफ में आरक्षी पद पर तैनात है और वर्तमान में दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ड्यूटी कर रहे हैं। बीते दिनों वह मेरठ स्थित अपने घर आए थे। आरोप है कि मंगलवार रात करीब 10 बजे जब वह काशीराम कॉलोनी में सामान लेने पहुंचे तो मोहल्ले के कुछ दबंगों ने उन पर हमला कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि हमलावरों ने न केवल उनके साथ मारपीट की बल्कि गले से चेन भी छीन ली। घटना की सूचना डायल 112 पर दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बीएसएफ के जवान को चौकी लेकर गई। हालांकि पीड़ित का कहना है कि पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई और आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। हिमांशु यादव ने अपनी शिकायत में लिखा है कि दबंग लगातार उन्हें और उनके परिवार को धमका रहे हैं। ऐसे हालात में परिवार भयभीत है। वहीं फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। एसएसपी ने भी थाने को आरोपियों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। आज एसएसपी ऑफिस से आया था। 13 तारीख को मैं शनिवार को अपना संडे की छुट्टी रहती है तो मैं शनिवार को अपने घर मेरठ आया था। बहन का बर्थडे था, इस फंक्शन में मैं मेरठ आया हुआ था। तो रात में 10 बजे करीब मैं मेरठ पहुंचा तो वहीं पास में एक फुफा का दुकान वाला, तो उसने मैं बच्चों के लिए चिप्स कुरकुरे वगैरह लिया। तो वहाँ पे ऑलरेडी अराजक टाइप के 2-3 बंदे खड़े हुए थे जो फुल दारू के नशे में थे। तो खोखे वाले ने बोला हमारे फौजी भाई साहब है, तो उसने मेरे साथ बहुत ही अभद्र भाषा में यूज़ किया। मैं बोला कि भाई लैंग्वेज यूज़ कर दो मेरे साथ में, मेरे आपसे कौन सी दुश्मनी है। तो उसने बोला कि उसने बोला मेरे खानदान में फलाने ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं,
मैंने कहा भाई होंगे, बहुत बड़ी तकलीफ होती है, होंगे तुम्हारे खानदान में होंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इसमें बोला तू बहुत बड़ा दमगा, अगर तुम मर्द का बच्चा तो 2 मिनट ढेर रुपये ज़मीन में गाड़ देंगे। वो लोग सारे काजूपुर गाँव के ही थे, बदमाश टाइप अराजक टाइप के बंदे थे। तो मेरे को वहाँ के जो लोकल बंदे खड़े थे खोखे के आसपास, तो उन्होंने मुझे बोला फौजी भाई साहब ये दबंग टाइप के बंदे हैं और ये मिनट में कई सारे इकट्ठे होकर आ जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं उनकी सुनते हुए वहाँ से जाने लगा। तो मैं जाने लगा तो उसने इतने में फ़ोन कर दिया और मिनट में 10-12 लोग स्कूटरों पर मोटरसाइकिल पर लोड होकर आए और वो मेरे से चिपट गए। वो मेरे से चिपटे तो मैं अपनी जान बचाने के लिए मैं उधर उधर भागने की कोशिश करी, तो उन्होंने किसी ने मेरे रोड मारी कमर पे, पर मैं बैग टांग रखा था इसलिए मैं अपना थोड़ा मेरा बचाव थाने गए थे आप? सुनिए, उसके बाद मैं एक पड़ोस में घर था उसके अंदर मैं घुस गया अपनी जान बचा के और मैंने 112 फ़ोन किया। तो 112 वाली पार्टी आई, वो मेरे को चौकी ले गई। चौकी में उन्होंने, हाँ उससे पहले वही आप बात कर पा रहे हैं ना, मतलब मेरे चैन, जब मैं घर में घुसा तो मेरी चैन तो ले गए, मेरी साइड वाइड सब कपड़े फाड़ दिए और मेरी चैन रिंकू नाम का जो लड़का था वो लेकर अपने साथ चला गया। और फिर मैं 112 में फ़ोन कर दी, 112 वाली पार्टी आई, 112 की पार्टी ने आके मेरे को चौकी लेके गई। फिर वहाँ से उन्होंने अपनी मेरे तहरीर अपनी दे दी और फिर वो वहाँ पे आके सर्च भी किया 1-2 घर में और फिर वापस चले गए कि हम सुबह कार्रवाई कर देंगे। उसके बाद मैं अगले दिन दोपहर 12 बजे तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। मैं थाने गया, थाने जाने के बाद मैं बताया SHO साहब को कि सर ना मेरा मेडिकल हुआ है, ना मेरा कोई FIR लॉन्च हुई है। एक देश के फौजी के साथ अगर इस तरीके की कार्रवाई इस देश में हो रही है तो एक आम जनता का क्या होगा। ये लोहिया थाना क्षेत्र की घटना है। SSP साहब से मिला मैं, तो मैं बता रहा हूँ, तो थानाध्यक्ष साहब ने वहाँ पे FIR लॉन्च कर दी, हमारी मेडिकल भी करवा दिया और उन बंदों को भी उठा के ले आए, पर मात्र 2 घंटे पीछे उनको ऐसे ही वहीं से थाने से ही छोड़ दिया गया। उसके बाद उसके बाद फिर अब आज SSP ऑफिस आया हूँ मैं और SSP साहब से मिला हूँ और अपनी दरखास्त लगाई है। उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि आपके साथ उचित से उचित कार्रवाई की जाएगी। बागपत के खेकड़ा थाना क्षेत्र में धर्म परिवर्तन का बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि एक नाबालिग हिंदू युवक को धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बना दिया गया। मामला सामने आने के बाद बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर खुद थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। बागपत के खेकड़ा थाना क्षेत्र के मसूरी गांव में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर थाने पहुंचे और उज्जवल नाम के युवक का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप मुस्लिम मौलाना और अन्य लोगों पर लगाया। विधायक का आरोप है कि उज्जवल नाम के नाबालिग युवक का धर्म परिवर्तन कराया गया है और उसका नाम रोहन खान रख दिया। विधायक ने आरोपियों की गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज करने की मांग की। यह धर्मांतरण की साजिश है। मासूम युवक को बहला फुसलाकर मुस्लिम बनाया गया है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आरोप है कि उज्जवल नाम के युवक की शादी मसूरी गांव की मस्जिद में मरियम से कराई गई। आरोप है कि 35 वर्षीय मुस्लिम महिला मरियम और उसके पिता आबिद ने फर्जी अधिवक्ता के साथ मिलकर युवक का धर्म परिवर्तन कराया। वहीं लड़की पक्ष पर आरोप है कि उन्होंने जबरन युवक को मुस्लिम बनाने का षड्यंत्र रचा। जानकारी के मुताबिक उज्जवल लोनी का रहने वाला है और ऑपरेटर का काम करता है, जबकि उसकी दोस्त पलक स्टूडेंट है। लड़की मरियम की उम्र 35 साल बताई जा रही है। आरोप ये भी है कि लड़की के पिता और उसके दोनों बेटों ने फर्जी दस्तावेज बनवाए। धर्म परिवर्तन के इस मामले में विधायक के हस्तक्षेप के बाद अब पुलिस पर सख्त कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। आने वाले समय में जांच के बाद ही सच सामने आ पाएगा। देखिए, लौनी में ये दोनों परिवार रहते हैं, तो जो बेटा है उसका नाम उज्जवल है। उसको इन्होंने किस तरह, क्योंकि उसकी उम्र भी 18 साल कुछ महीने है, 21 साल का नहीं है। पहले तो वो वही अवैध है, उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराया। धर्म परिवर्तन करा के उसका नाम रोहन खा रखा उज्जवल से। तो ये जहाँ भी हुआ है खेकड़ा में, जिस मौलवी ने किया है, फिर हैदराबाद ले गए इसको, दिल्ली ले गए हैं। तो वहाँ के जो मौलवी हैं कोई नेटवर्क ही बड़ा है। इस तरह पूर्वांचल में झांगुर का जो नाम है, झांगुर बाबा बोलते थे उसको, जिहादी को, वो झांगुर जो है उसी तरह का नेटवर्क ये होगा। पुलिस का हम कप्तान साहब से बात हुई है बागपत वालों से, उनका रुख बहुत पॉजिटिव रहा है। और मैं इसलिए, क्योंकि जहाँ तक ये कहना, अभी कुछ लोग कह रहे थे कि भाई पुलिस का क्या इसमें भूमिका अच्छी नहीं है, पुलिस की भूमिका एकदम सार्थक है। इंस्पेक्टर भी मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है बात भूमिका की नहीं है। पुलिस इसमें शाम तक इसको दूध का दूध पानी का पानी करेगी, पूरे गैंग को पकड़ेगी और कहाँ कहाँ ये हैं। ये बहुत गंभीर बात है। माननीय योगी जी की सरकार में धर्म परिवर्तन जैसी घटनाओं को कहीं बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब तो ये हमारे पार्लियामेंट में भी प्रस्ताव पास हो चुका है और कानून बन चुका है धर्म परिवर्तन के खिलाफ। आज हम आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराएंगे जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला के सरदाना थाना क्षेत्र से सामने आई है। घटना सलावा गांव की है, जहां 2 समुदायों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों समुदायों के बीच झड़प हो गई, जिसमें 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए,
जबकि इस मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संघर्ष के बाद पुलिस प्रशासन ने नाले के ऊपर अवैध रूप से किए गए कब्जे पर त्वरित कार्रवाई की। आरोपी समुदाय द्वारा नाले के ऊपर किए गए निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई कानून के दायरे में की गई है और किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरधना सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि यह अवैध निर्माण स्थानीय समुदाय द्वारा किया गया था। नाले के ऊपर कब्जा कर रहे थे, हमने इसे तुरंत हटाया ताकि किसी भी प्रकार की और परेशानी उत्पन्न ना हो। हम मामले की जांच कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो बागी तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा है उनको नोटिस दिया जाएगा और जल्दी अवैध कब्जे को हटवा दिया जाएगा। दिनांक 17 की रात्रि में दो पक्षों के बीच एक मुद्दे पर विवाद हो गया था, जिसके दृष्टिगत कुछ लोग चोटिल भी हो गए थे। घटना का त्वरित संज्ञान लेते हुए तत्काल सुसंगत धारा में विरोध पंजीकृत किया गया और जिसमें 8 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। अन्य विवेचना में जो भी पक्ष सामने आएंगे, जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो दो पक्षों में विवाद हुआ था, युवा लड़के ही थे जिनमें आपसी कहासुनी से विवाद हुआ था, जिसके दृष्टिगत ये फिर मारपीट की स्थिति उत्पन्न हुई थी। इसमें विवेचना जारी है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये एक अतिक्रमण के अगेंस्ट में कार्रवाई हुई है और इसमें जो नाला जा रहा है जिससे पूरे गांव का पानी जाता है, तो अभी जगह जगह उस पर अतिक्रमण हो जाने के कारण वो जल भराव बार बार हो रहा है और उसमें उसकी वजह से आगे पूरा गांव चौक हो गया है और गांव में कई जगह जल भराव है। तो इसके तहत इसको अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई की गई है। तो ये कार्रवाई शुरू हुई है, आगे भी नियमानुसार नोटिस देकर जहां जहां अतिक्रमण है वहां पर जारी रहेगी। डाला जा रहा है तो जहां से शुरुआत है तो वहां पे सबसे पहले कार्रवाई की गई। बाकी लोगों को और लोगों को भी नोटिस दी जा रही है, उनको प्रॉपर समय दिया जा रहा है कि वो स्वयं हटा लें। अगर स्वयं हटा लेते हैं तो फिर हम लोगों को कार्रवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आईएमटी विश्वविद्यालय ने युवा चेतना गीता गोष्ठी एवं संवाद का आयोजन किया, जिसमें महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद महाराज ने छात्रों को संबोधित करते हुए भगवत गीता का वह स्वरूप बच्चों को बताया जिससे वे अपनी कंसंट्रेशन, करियर और कॉन्फिडेंस को पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं। गीता मनीषी श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए ऐसे अनेक उदाहरण दिए जिससे गुरु और शिष्य परंपरा को न केवल सकारात्मक रूप से बढ़ाया जा सकता है बल्कि मजबूत भी किया जा सकता है। इस अवसर पर आईआईएमटी कॉलेज के संस्थापक और कुलाधिपति योगेश मोहन गुप्ता ने स्वामी जी का आभार प्रकट किया और शॉल उड़ाकर और श्री कृष्ण जी की प्रतिमा देकर स्वागत किया। कुलाधिपति योगेश मोहन गुप्ता ने गीता के 11वें अध्याय की उपयोगिता बताई। वहीं आईआईएमटी के निदेशक मयंक गुप्ता ने इस आयोजन में पधारने के लिए स्वामी ज्ञानानंद महाराज का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता बलराज डूंगर, गोपाल शर्मा, सौरभ गुप्ता आदि उपस्थित रहे। जो पूज्यपाद आदरणीय स्वामी जी उपस्थित हुए हैं, बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण। हमारे बीच आदरणीय सैलबाग संचालक विनोद भारती जी उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगा कर्तव्य ध्वनि से आपकी तरफ से भी ये स्वागत होता रहे। गुप्ता जी, आप कृपया आए और आज के इस कार्यक्रम के विषय में तो जो मेरे अपने मन के विचार थे वो मैंने थोड़े से रखे और आपके भी थोड़े से मन के विचार मैंने सुने, तो मुझे लगा कि एक हमारे बीच में एक बहुत बड़ा एक तार है, एक हमारा टेलीफोन है जो मनों का हृदय से मिलता है। अगर इस भारत देश की दशा को, इस भारत देश की दिशा को अगर संभालना है तो हमें अपने युवाओं को सही रास्ते पर अगर ला सकते हैं तो वही संत सबसे अच्छा संत है जो युवाओं के बीच में आके युवाओं को अगर प्रदर्शन करे तो वो संत महान है। वो ऐसे संत हमारे महाराज के जो आज आपके बीच में आए। पहले बहुत देखे संत, हम उनसे कहते हैं कि आप युवाओं के बीच में आइए। मैं आज बड़े स्पष्ट रूप से बोलता हूँ, तो कहते हैं सब युवाओं के बीच में आने से हमें लाभ क्या होगा। संत लाभ के लिए नहीं होते, संत देने के लिए होते हैं। संत लेने के लिए नहीं होते, संत कुछ देने के लिए आते हैं। और आज आप कुछ लेने के लिए नहीं आए, कुछ आपको देने के लिए आए। आप सभी स्टूडेंट्स थोड़ा सीधा बैठे, फिजिकली एक्टिव
मेंटली अलर्ट। ये गीता के 3 योग हैं योगेश जी। कर्म योग फिजिकली एक्टिव रह के जीना सिखाता है। भक्ति योग गीता का मेंटली अलर्ट होकर हम कैसे जीवन जी पाए, और भक्ति योग ज्ञान योग गीता का जो है वो इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस बढ़ाता है। भगवत गीता का जब उपदेश हुआ था, सामने अर्जुन था। अर्जुन जो है वो उस समय अर्जुन की प्रेजेंटेशन जो थी वो एक बिल्कुल डिस्टर्ब योग की प्रेजेंटेशन थी, जो कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था, अपसेट हो चुका था। एक ऐसे योग के रूप में अर्जुन वहां था जिसको लग रहा था कि मेरे वश का नहीं इस समय युद्ध करना। मेंटली डिस्टर्ब था अर्जुन, और इसीलिए फिजिकली भी बिल्कुल अस्थिर हो गया अर्जुन। देखो अपनी जो भारतीय संस्कृति है ना, भारतीय मनोविज्ञान है, उसमें एक बात बहुत स्पष्ट आती है। आप मन से यदि कॉन्फिडेंट हैं, कॉन्सेंट्रेट हैं, मन से यदि आप मजबूत हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने शरीर को भी वैसा स्थिर बना लेंगे। अगर आपका मन कहीं ना कहीं वेवरिंग में है, टेंशन में है, मन कहीं बिल्कुल नैरो थिंकिंग में है, मन कहीं बिल्कुल कुछ टेंशन, कुछ इरिटेशन, कुछ नेगेटिविटी उसी में उलझा रहता है, तो आप पाएंगे कि आप फिजिकली भी बहुत एक्टिव नहीं रह पाएंगे। भारतीय मनोविज्ञान ये कहता है कि सुनते केवल कान नहीं है, मन साथ होगा तो ही कान सुनेंगे, मन साथ नहीं होगा तो कान सुनेंगे नहीं। आज की एक प्रॉब्लम है युवाओं की, जो ये बात आती है कि जल्दी से याद होता नहीं, याद करते हैं तो बाद में याद रहता नहीं, या एग्जाम का टाइम आते आते भूल जाते हैं। ये क्यों होता है? बिल्कुल अलर्ट होकर सुने, क्यों होता है ये? इसलिए होता है कि याद करना और याद रखना, टू रिमेंबर, टू लर्न, ये विषय कानों का है भी नहीं और भी किसी शरीर के अंग का नहीं, ये विषय मन का है।